हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कर्नाटका के एक छोटे से शहर में एक स्कूल में जो कंट्रोवर्सी हुई, एक लोकल मुद्दा था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का एक व्यू था, स्टूडेंट्स उसके खिलाफ थे। उस मसले को लोकल ही रहने दिया जाता तो बेहतर था। पॉलिटिक्स हुई, सियासत हुई और सियासत हो रही है। कुछ बात सियासत की, लेकिन ज्यादातर बात हम लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में लॉ की करते हैं, इसलिए लॉ की करेंगे। सबसे पहले यह समझ लें कि अमेरिका और यूरोप की तरह हम एक वॉल ऑफ सेपरेशन मजहब और स्टेट के बीच खड़ी करने में नाकामयाब रहे। और उसकी वजह यह थी, जैसे सर हरकोट बटलर ने कहा, वाइल यूरोपियंस आर एसेंशियली सेकुलर, इंडियंस आर एसेंशियली रिलीजियस। हम सब बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। एक संविधान के स्टूडेंट की हैसियत से मुझको यह कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं तो यह चाहूंगा कि धर्म जो है वो पब्लिक स्क्वायर से डिसअपीयर करे और प्राइवेट स्क्वायर में और लोगों की प्राइवेट लाइफ में रहे। गांधी जी ने कहा कि अगर जेन्युइन रिलीजन है तो वो प्राइवेट मैटर होगा, पर्सनल मैटर होगा, और वो ब्रिजेस ऑफ सॉलिडेरिटी बिटवीन कम्युनिटीज एंड फेथ्स एस्टेब्लिश करेगा। अगर मजहब के नाम पे लोगों में टकराव हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, इसका मतलब यह जेन्युइन मजहब नहीं है। क्या मजहब? प्रोफेसर अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड ने कहा, व्हाट इंडिविजुअल डज फॉर हिज ओन सॉलिटरीनेस इज रिलीजन। अपने अकेलेपन के लिए एक शख्स, एक व्यक्ति क्या करता है, वो मजहब है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस ब्लैक का एंजल के केस में 1962 के, रिलीजन इज टू पर्सनल, टू सेक्रेड, टू होली टू परमिट अनहेलोड परवर्जन बाय अ सिविल मजिस्ट्रेट। हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है बार बार। गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का जजमेंट है 1954 का। स्टेट सेकुलर एक्टिविटी जो एसोसिएटेड है रिलीजन से, उसको रेगुलेट करेगी, रिलीजियस एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करेगी। ऑस्ट्रेलिया की हाई कोर्ट, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, उसके बहुत मशहूर जज जस्टिस लेथमैन ने कहा, व्हाट इज रिलीजन टू वन इज सुपरस्टिशन टू अनदर। एडिलेड कंपनी ऑफ जेहोवा विटनेस वर्सेस कॉमनवेल्थ का जजमेंट है। जो एक उसको मजहब समझता है, दूसरा उसको सुपरस्टिशन समझता है। यह वो चैलेंज है जिस चैलेंज के तहत अदालत को मजहबी फ्रीडम के मसलों को लीगली देखना पड़ता है। एक बच्ची को चेस किया जाए, उसके विरुद्ध नारेबाजी की जाए, वो बच्ची भी जवाब में अल्लाह अकबर लगाए। ये अल्लाह अकबर कोई जय श्री राम का अपोजिट नहीं है। स्टूडेंट्स आपस में प्यार और मोहब्बत से एक साथ बैठें, महफिलें करें, फिल्में देखें, नाचें, गाएं और पढ़ें, ये हम चाहते हैं। क्लासरूम डिवाइड हो जाएं, इससे ज्यादा कोई अफसोस की बात नहीं हो सकती। अक्सर मॉन्स्टर आपके हाथों से निकल जाता है। ये गुंडागर्दी, क्रूरता, ये इतनी बुरी है
ये देश के इतने विरुद्ध है कि इसको कंडोन नहीं किया जा सकता। आरएसएस मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी ने अब साफ तौर से एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया बीबी मुस्कान खान के फेवर में। उसको देश की बेटी और बहन कहा और यह कहा कि ये जो घिनौना और क्रूर चेहरा सामने आया है कट्टरपंथियों का, इससे देश और इस्लाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही। कट्टरपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। इन कट्टरपंथियों को बेनकाब किया जाना चाहिए। ये कट्टरपंथी समाज में सद्भाव और फ्रेटर्निटी जो प्रीएम्बल में हमारा आदर्श है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये छुपे हुए शैतान हैं, इनकी निंदा की जाए ताकि समाज और देश को बचाया जा सके। कर्नाटक के हिजाब विवाद का क्रूर और घिनौना चेहरा सामने आया। कुछ चंद कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बेटी मुस्कान खान, जो सदा जीन में रहती है, उनके साथ और का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने और इस्लाम को दागदार बनाने का धंधा किया। मैं समझता हूं कि आरएसएस के मुस्लिम विंग की तरफ से, इतने सीनियर फंक्शनरी की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट बहुत इनकरेजिंग है। काश इसका कामिंग इफेक्ट हो, काश लोग इस पे यकीन करें और बच्चे पढ़ाई की तरफ लौटे। मैं एक संविधान का स्टूडेंट हूं और राइट्स के फेवर में पढ़ाता रहा हूं। भारत का संविधान ने एक राइट्स रेवोल्यूशन देश में किया। मैं कंट्रोल मॉडल ऑफ एजुकेशन से ज्यादा लिबर्टी मॉडल में यकीन रखता हूं। मैं समझता हूं कि इंडिविजुअल का एसर्शन ऑफ राइट, कि उसकी चॉइस क्या है, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। उसका रिलीजन क्या है, वो आर्टिकल 25 का हिस्सा है। उसकी कल्चर क्या है, वो आर्टिकल 29 का हिस्सा है। आर्टिकल 29 कह रहा है एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। भारत के नागरिकों का कोई भी हिस्सा अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को, अपनी तहजीब और कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार रखता है। ये बच्चियां 1 साल से पढ़ रही थीं, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। 2-3 महीने एग्जाम के रह गए। इस समय इस कंट्रोवर्सी को उठाना बिल्कुल पॉलिटिकल है। जो हिजाब के फेवर में बोल रहे हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शन के समय लोग सरकारों की परफॉर्मेंस पे वोट दें, आइडियोलॉजी और रिलीजन पे ना दें, उससे जनतंत्र मजबूत होता है। बच्चों की पढ़ाई के समय एक मजहबी उन्माद क्रिएट कर कर उनको पढ़ाई से हटाना, चाहे वो हिजाब के फेवर में हो या हिजाब के विरोध में हो, दोनों में हमारे बच्चों का नुकसान है। मुझे मालूम है कि इस्लामोफोबिया के बाद बहुत बच्चियां अब हिजाब में
अपनी आइडेंटिटी को एसर्ट करने के लिए आने लगी हैं। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब कोई लड़की हमको हिजाब में नजर नहीं आती थी, कोई स्कार्फ में नजर नहीं आती थी। ये एक रिएक्शन होता है जब किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो उस कम्युनिटी के लोग रिफ्यूज लेते हैं मजहब में, उस कम्युनिटी की आइडेंटिटी में। पुराने जमाने में हिजाब पैट्रियार्की की अलामत था, मर्दों का औरतों के ऊपर कंट्रोल का मैकेनिज्म था। अरब कल्चर का हिस्सा तो इस्लाम से पहले भी था। भारत की कल्चर में भी सर को ढकने की रिवायत हर मजहब में है। मर्दों तक को जब जाते हैं तो सर ढकते हैं पूजा अर्चना में, हर मजहब में। तो ये एक कल्चर का भी हिस्सा है और एक रिलीजन का भी हिस्सा है। उसको एसर्ट कर लिया जितना करना चाहिए था। अब मुद्दा अदालत में है, अदालत फैसला करे, बच्चियां पढ़ाई की तरफ लौटें, शांति का सद्भाव हो, स्कूल में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, स्टूडेंट्स में आपस में प्यार और मोहब्बत हो। यह आदर्श होना चाहिए। अब आइए लीगल मुद्दे पर। कर्नाटका हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। कोर्ट की यह बात कि बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएं, बिल्कुल सही, लेकिन भगवा स्कार्फ और हिजाब दोनों को एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए, यह तो फैक्चुअली भी सही नहीं है। हिजाब एक पुरानी कल्चरल ट्रेडिशन है, भगवा स्कार्फ एक असर्शन ऑफ मेजॉरिटेरियन व्यू है। भारत की अदालतों ने इंटरिम ऑर्डर देने के उसूल बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि इंटरिम ऑर्डर कब दिया जाता है। क्या यह ऑर्डर कंसिस्टेंट है उस जुडिशियल ऑर्डर्स की लिस्ट और कैटेना ऑफ केसेस से, यह देखने की बात है। टीवी चैनल्स पर बहस समानता के अधिकार को लेकर हो रही है। राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या रिलेशनशिप है, इसको लेकर बहस हो रही है। लेकिन हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। सबरीमाला का जजमेंट इक्वालिटी का स्टेटमेंट था। औरतों को सबरीमाला में आने की इजाजत दी गई और 1.5 साल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिव्यू करना एक्सेप्ट कर लिया। उस वक्त इक्वालिटी के सपोर्टर्स कहां गए? किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू आप जब कर सकते हैं जब जजमेंट में कोई बहुत बड़ा एरर पॉइंट आउट किया जाए ऑन द फेस ऑफ इट। जस्टिस रोहिंटन नारीमान और जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ जिन्होंने डिसेंट किया इस रिव्यू से, हमने लिखा कहां है जजमेंट में एरर? रिव्यू का एक्सेप्टेंस, सुप्रीम कोर्ट का इंक्लिनेशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तरफ झुकाता हुआ दिख रहा था। यकीनन मैं एसेंशियलिटी टेस्ट के विरुद्ध हूं। सबरीमाला के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोट किया, मेरे आर्टिकल को रेफर किया, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एएम खानवेलकर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने जो मेजॉरिटी जजमेंट दिया उसमें 7 जज बेंच को रेफर कर दिया है एसेंशियलिटी मैटर।
7 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह हिजाब का मामला तय हो सकता है जब तक 7 जज बेंच सबरीमाला का रिव्यू तय नहीं करेगी, हिजाब का मसला तय नहीं होगा। और यह 7 जज बेंच कोई 1, 2, 3 साल में इस मसले को तय नहीं करने जा रही। 7 जज बेंच में बहुत समय लगता है। अगर हमारी खुद सुप्रीम कोर्ट यह प्रश्न बना रही है कि इंटरप्ले क्या है फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 और 26 और फंडामेंटल राइट्स के बीच, पर्टिकुलरली आर्टिकल 14, इसका मतलब इस मसले को टीवी की डिबेट्स में तय नहीं किया जा सकता। इसे तो 7 जजेस सुनेंगे और तय करेंगे। पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी और हेल्थ जो आर्टिकल 25 में है, उसका मतलब क्या है? किसी का अपने सर को ढक लेने से कौन सा पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाता है? हां, यह हम देख रहे हैं कि उसको ढकने से, रोकने से पब्लिक ऑर्डर के मुद्दा खड़ा हो गया। क्या सर को ढक लेना कोई इमोरलिटी है? यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तय करने जा रहा है। यह जो मॉरलिटी आर्टिकल 25 में आई है, इसका मीनिंग क्या है? यह ऑर्डिनरी मॉरलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है संविधान में? यह सब्जेक्टिव होगी कि ऑब्जेक्टिव होगी, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस इंटेग्रल है किसी रिलीजन के लिए, यह कौन तय करेगा? क्या वो मजहबी ग्रुप और उसका हेड उसे तय करेगा या अदालत तय करेगी? मैंने बार बार यह पोजीशन ली है कि रिलीजियस क्वेश्चंस, प्योरली रिलीजियस क्वेश्चंस कोर्ट्स नहीं तय कर सकते। वो तो रिलीजन को ही तय करना होगा। और आपको मालूम है कि रिलीजन्स में भी डाइवर्सिटी है। हिजाब को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। एक ग्रुप यह मानता है कि हिजाब मैंडेटरी है, इसकी सजा है, और एक ग्रुप यह मानता है कि हिजाब का मतलब सिर्फ यह है कि आप डिसेंटली ड्रेस करें और अपने को कवर कर लें। और बेसिकली हिजाब आंखों का है, और वो मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। इनफैक्ट कुरान में पहले मर्दों के लिए आया। जब तक सुप्रीम कोर्ट इन 7 प्रश्नों के जवाब नहीं देती, तब तक कर्नाटका के या केरला के किसी हिजाब केस में कुछ भी नहीं हो सकता। आमतौर से जब कोई केस कोर्ट में होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो इंटरिम ऑर्डर पास करते समय कोर्ट को यह देखना चाहिए कि इस ऑर्डर को अगर नहीं पास करेंगे तो पेटिशनर का कितना नुकसान होगा, और अगर पास कर देंगे तो रिस्पोंडेंट का कितना नुकसान होगा। क्योंकि ये बच्चियां पहले से हिजाब पहनती रहीं, पढ़ाई करती रहीं। अगर 2 महीने और हिजाब पहनेगी तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का और कर्नाटका की सरकार का कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होने वाला। अगर इनको 2 महीने की क्लासेस की इजाजत मिल जाएगी, आसमान नहीं टूटने वाला। इसलिए इंटरिम ऑर्डर क्वेश्चनेबल है। क्या पेटिशनर ने प्राइमा फेसाई केस साबित कर दिया? जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई है, उससे लगता है कि पेटिशनर ने केरला हाई कोर्ट के जजमेंट्स कोट कर दिए, जिनमें हिजाब को एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस माना गया। डिविजनल जज बेंच का जजमेंट अमीना का। कुरान और हदीस कोट कर दी, स्क्रिप्चर्स, यह साबित करने के लिए कि यह एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मैं समझता हूं इंटरिम ऑर्डर के लिए इतना काफी था। कोई इर्रेपरेबल लॉस स्टेट का इसमें नहीं हो रहा।
फंडामेंटल राइट्स का 1 मिनट के लिए भी सस्पेंशन एक राइट सोसाइटी के लिए, एक लिबर्टी मॉडल के लिए, संविधानवाद के लिए गलत है। इंटरिम ऑर्डर से ऐसा लगा कि राइट से ज्यादा इंटरेस्ट डिसिप्लिन में है, कंट्रोल में है। जिन ग्राउंड्स पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंट्रोल की जा सकती है, उनको सही से देखा नहीं गया कि क्या वो इस केस में एप्लीकेबल है। मैं समझता हूं कि ये जो इंटरिम ऑर्डर चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM काजी ने का है, इस ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, लेकिन बार बार जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने बिल्कुल साफ कहा कि हम मुनासिब वक्त पर सुनेंगे। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। मैं समझता हूं कि जुडिशियल रेमेडीज को भी इन्वोक करने में थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। जब हाई कोर्ट इस मैटर को सुन रही है तो अभी यह स्टेज नहीं है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखी जाती है इंटरिम ऑर्डर को पास करते वक्त। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इस केस में पेटिशनर्स के फेवर में है। वो अपने सर को ढककर आना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं। अगर चंद बच्चे सर को ढककर क्लास में मौजूद हैं, उससे कोई किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही। मैं समझता हूं कि जो तीनों पैमाने होते हैं इंटरिम ऑर्डर पास करने के, कि क्या प्राइमा फेसाई केस साबित कर दिया, क्या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस फेवर में है, क्या इर्रेपरेबल इंजरी हो जाएगी। अगर किसी का यह व्यू है कि अगर उसने एक दिन भी हिजाब नहीं पहना तो यह कोई बहुत बड़ा सिन और गुनाह हो जाएगा, उसके मजहब या उसकी कल्चर के हिसाब से कोई बड़ी गलत चीज हो जाएगी, उसको कंसीडर करके यह कहा जा सकता था कि जब तक हम हेयरिंग कर रहे हैं इनको क्लास में हिजाब में आने दिया जाएगा, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं होगी इनके खिलाफ। मैं समझता हूं कि ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे अगर डायरेक्शन नजर आ रही है तो वो बिल्कुल साफ है कि कोर्ट का ऑर्डर पेटिशनर्स के फेवर में जाता नजर नहीं आ रहा। प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए जुडिशियल वर्डिक्ट, जजेस को प्री जज नहीं करना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को इंटरिम ऑर्डर से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। और अब क्योंकि इंटरिम ऑर्डर हो गया है तो इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। गो कि मेरा प्रेफरेंस यह होगा कि यह मैटर इवेंचुअली डिसाइड नहीं होगा, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। यह मैटर सबरीमाला के 7 क्वेश्चन से जाके टैग हो जाएगा और इसमें कई साल अभी लगेंगे जब सुप्रीम कोर्ट एसेंशियलिटी टेस्ट पर अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, तब यह कंट्रोवर्सी खत्म होगी। तब तक के लिए स्कूल अथॉरिटीज को और स्टेट को मैं समझता हूं जो स्टेटस को था इस कंट्रोवर्सी से पहले, वो स्टेटस को क्या था। स्कूल्स का मामला नहीं है, स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहन के सब आएंगे जो भी यूनिफॉर्म है। यह प्री यूनिवर्सिटी का मामला है। प्री यूनिवर्सिटी में ये बच्चियां आ रही थीं, ऑलरेडी हिजाब में क्लासेस कर रही थीं, इसलिए उनको अगर क्लासेस करने दी जाए उससे ज्यादा बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा कि हम बच्चियों को पढ़ाई से दूर नहीं कर रहे। मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी की। बेटी को तब भी पढ़ाओ जब उसने सर ढक रखा है। और मैं बच्चियों से भी यह कहूंगा कि आपने संविधान के तहत अपने राइट को असर्ट कर लिया, इतना अब काफी है। अब शहर शहर और गांव गांव
हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट की कोई जरूरत नहीं। देश के लीगल सिस्टम पर और जुडिशियल सिस्टम पर हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। अब हाई कोर्ट का फैसला आने दें। हाई कोर्ट के फैसले से अगर मुतमईन नहीं है तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स अदालतों में हल हों, सड़कों पर नहीं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।